अच्छा जी, पार्ट 2 शुरू हो गया। अब बस जी ये वर्किंग रखनी है सामने और हमने अपने अकाउंट्स बनाने हैं, लेकिन मैं फिर वही कर लेता हूँ। 4 साल है ना, 4 साल है, खुला डुला काम करते हैं आज, ठीक है। 4 साल है, यहाँ पे हम इधर वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 साल यहाँ खुले डुले बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। हमने क्या बनाना है जी, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम बनाएंगे हम, ठीक है जी। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, उसके बाद ओसीआई आता है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाएंगे, इसके अंदर शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, रीवैल्यूएशन, सरप्लस। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ, ओके ज़रा ना यहाँ से टोन सेट होनी है, बैलेंस शीट भी यहीं बनाएंगे आज, थोड़ा सा इसको और ऊपर ले आते हैं। जहाँ पे आपको पता है ओपनिंग आता है, पैट आता है, फिर 2 चीज़ें आ भी जाती हैं, कभी नहीं भी आती हैं, और क्लोजिंग आ जाती है। नॉन करंट एसेट्स में पीपीई आता है, और फिर इक्विटी के अंदर ये एक्सट्रैक्ट्स हैं जी, इक्विटी के अंदर हमारे इक्विटी आइटम्स हैं जितने भी हों, जैसे मैंने अज्यूम किया हुआ है शेयर कैपिटल आता है, रिटेन्ड अर्निंग्स आती हैं, और रीवैल्यूएशन सरप्लस। अभी तक 3 चीज़ें ही हैं ना, तो वही 3 लिख दी हैं, तो यही हमारी अप्रोच चलेगी, ठीक है। अब मेरी ये चाहत है कि मैं जल्दी जल्दी ये सारा आगे भी बना लूँ, इसलिए आप लोग वेट करें, बस फिर साल लिखते जाएंगे, बल्कि आप लोग भी बना लें स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, जितने साल हैं सवाल में। ओपनिंग पैट 2 लाइनें छोड़ दें, क्योंकि पैट तो लाजमी आता है, ओसीआई वाला आइटम तब आता है जब उस साल में रीवैल्यूएशन हुई हो और सरप्लस का कॉलम हिट हुआ हो। देखो ना, पहली दफ़ा अगर लॉस आ जाए तो फिर तो ओसीआई में कुछ भी नहीं आना। हाँ, अगर पहले सरप्लस आया, पहली बार ही सरप्लस आया, तब भी ओसीआई में जाएगा। पहले को सरप्लस पड़ा था और लॉस आया, तब भी सरप्लस को हिट करके छेड़ के ही आता है वो, ठीक है ना, तो फिर ओसीआई के अंदर तो मैंने फिलहाल जगह छोड़ दी है। उसके बाद क्लोजिंग, फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट एसेट्स में पीपीई आया करेगा, और इक्विटी के अंदर जितने आइटम्स होंगे स्टेटमेंट्स इन इक्विटी के वो सारे आएंगे। हमने 3 अज्यूम किए हैं फिलहाल, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, रीवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है मेरे ख्याल में तो, लेकिन ऐसे रख लेते हैं जी। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस, ज़रा जगह बच जाती है ऐसे टेढ़ा लिखने से ना। उसके बाद अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, सारे सो रहे हैं, सो रहे हैं सारे, सारों को खड़ा कर देता हूँ, मेरे पास है लास्ट। वो कह रहा है एक बच्चा नींद उड़ जाएगी यार, मत करो। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस, बस कोई नहीं, सोने का टाइम अभी ख़त्म होने वाला है इंशाल्लाह। ये ऐसी चीज़ है कि जिसको ध्यान से जो नहीं पढ़ रहा वो फिर पछताएगा, अभी भी और आगे भी जी। यूट्यूब पे पढ़ा होगा, देख लेंगे, अभी तो सोने दें। जो यहाँ सो रहा है
वो यूट्यूब पे तो नहीं ले सकता जी, वो तो फिर वो फिर 2 घंटे का 1.5 घंटे का लेक्चर होगा तो 4 घंटे में वो लेगा, क्योंकि 3-4 बार तो बीच में उसकी आंख लग जाएगी, जब खुलेगी तो वो वीडियो पूरी होगी। मोबाइल व्हाट्सएप का टाइम अलग बीच में डाल दें, चाय का टाइम अलग, नमाज तो फिर आप पढ़ते ही हैं, वो तो खैर वो तो टाइम बचाने वाली चीज़ है। यार बैलेंस शीट नहीं बनाई इधर, आप लोगों ने बताया ही नहीं। और छोड़ ना दें यार, अभी नहीं छोड़ता नहीं हूँ मैं जान, आप टेंशन ना लें आप। पैट जी बेटा, जी बेटा, यार ये ऊपर कर दें ग्रिल, मैं क्या पता नहीं केड़ी गलती होगी मेरे को। ऐसे ना किया करें, ऐसे चलती चलती क्लास में एकदम से जब आप कहते हैं ना बीच में, मुझे लगता है कुछ गलत लिख दिया, 2 मिनट तो मुझे ये सोचने में लग जाते हैं कि गलती होगी यार, चेक करो। बहरहाल कोई नहीं, ये मसले तो आप नहीं होने चाहिए, आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब करते हैं, सही है कह दिया करें, लेकिन त्रा जरूर काट लेंदे हो मेरा। हाँ भाई जाग रहे हो? हाइब्रिड में कौन कौन सो रहा है, हाथ खड़ा करके बताए मुझे। हाइब्रिड में 1 2 सारे कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मैं भिजवाता हूँ तुम लोगों को कहीं। हाँ परायापन हो जाना, अभी चुप कर जाओ। चुप। PPE इक्विटी, इतना करें इस कॉन्सेप्ट को कि जिंदगी में कभी किसी मोड़ पे खड़े होकर ये तंग ना करे आप। चलो जी, आप क्या, बस 2 मिनट का काम रह गया, वर्किंग आपके सामने सुने भाई। नाउ द ग्राउंड इज सेट, गड्डियां बाहर काट ली है, नीली भी लाल भी, हरी नहीं है लाल है। अच्छा चलो जी, तैयारी हो गई जी, शुरू। एसेट बैलेंस शीट में आता है। अच्छा बैलेंस शीट के अंदर वैसे तो सरप्लस का भी क्लोजिंग यहाँ से उठ सकता है, लेकिन मैंने ना कहा था कि ये जरा ये ना छुपा लिया करो, ठीक है ना, वो बाद में। वो बैलेंस शीट के लिए सिर्फ एसेट को पकड़ेंगे और वो जब बैलेंस शीट बनानी होगी तो ये फिगर क्लोजिंग उठाते जाएंगे, ठीक है ना। फिलहाल मैं आपको ज़रा पूरा कॉन्सेप्ट देने के लिए यहाँ से चल रहा हूँ। डेप्रीसिएशन आई 30 जून 2011 वाला साल है ये जनाब, 30 जून 2011 वाला साल आ गया। अब साल भी लिखते जाए ना साथ साथ जी। 30 जून 2011 वाले साल के अंदर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है कितना, 50 का। ओके डन। उसके बाद कुछ और हुआ? नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। तो पैट आया, ये आ गया पैट, ठीक है जी। ओसीआई में कुछ भी नहीं है। अब ये पैट निकला और आ गया रिटेन्ड अर्निंग्स में, ठीक है। और यहां पे कुछ था ही नहीं जो यहां पे आता। ओपनिंग मैंने बताया ही नहीं आपको, सॉरी। ये लीगल सरप्लस का पता है, बस वो 0 है, बाकी दोनों का नहीं पता, हो नहीं सकते 0। पैट हो गया जी, पैट 2011, ठीक है। उसके बाद कुछ भी नहीं है और कहां चला जाएगा ये क्लोजिंग? ये देखो, ये क्वेश्चन मार्क इधर आ गया, ये क्वेश्चन मार्क इधर आ गया और ये 0 इधर। तो बैलेंस शीट में क्लोजिंग्स जाते हैं, कल भी बात हो रही थी, बैलेंस शीट में क्लोजिंग जाते हैं, ठीक हो गया। ये जनाब बन गया पहले साल के एक्सट्रैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मुकम्मल। चलें आगे। आप ये ना समझे सिर्फ चेंज इन इक्विटी का टॉपिक यहाँ हो रहा है, मैंने कहा आपसे IAS 8 भी यहीं पे हो रहा है। और जो एक क्वेश्चन ये मैंने उसमें डाला था टर्म टेस्ट में सवाल, वो टर्म टेस्ट का सवाल जो था उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी मैंने बदली थी। वो असल में दस्तगीर लिमिटेड वाला पास पेपर है, जिसके अंदर उसने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कंप्रिहेंसिव इनकम दोनों मांगी हुई हैं। तो वो मांग पर्चे के अंदर मांगता है, तो IAS 16 से भी ये रिक्वायरमेंट है। 18-20 नंबर का सवाल था, फिर ये इस टॉपिक में भी है, इससे अगले टॉपिक में भी है, उससे आगे भी जाके ये यूज़ होना होता है। तो प्लीज़ इसको ज़रा ध्यान से करना है, इस पर वैसे टाइम नहीं लग रहा जी। एक्सट्रैक्ट्स बन गए जी, दूसरे साल में चलते हैं। अगले साल में सबसे पहले क्या कर लो, ये क्लोजिंग इधर ओपनिंग बना लो, किधर 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 इधर। हाँ PPE भाई कह रहे हैं लिख लें, PPE का क्या मसला है, देखो दौड़ें चेक करो उस्ताद की। 30 जून 11 पर 450,
लो, ये तो बहुत आसान होता है, ठीक है ना। वैसे तो ये भी क्लोजिंग जीरो मिल जाता है, लेकिन मैंने कहा ज़रा आदत तो पड़े ना, पता तो लगे कि ये क्लोजिंग बैलेंसेस कौन से वाले बैलेंसेस, ये वाले, ये निकला और इधर आ रहा है, ये निकला और इधर आ रहा है, ये निकला और इधर आ रहा है, बस ये याद रहे, बस एक ही बार बनाया, ये बार बार नहीं करना, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंसेस स्टेटमेंट यानी इक्विटी के निकल कर आते हैं बैलेंस शीट के अंदर। डन, चलें आगे। ओके, क्लोजिंग ओपनिंग बन गए। चलो अब आओ 11 के साल में, सॉरी 12 के साल में। 12 के साल में एसेट रीवैल्यू हो रहा है, तो ट्रांसफर की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस की तो नहीं है, ओसीए की तो नहीं है, ट्रांसफर की एंट्री तो होती है एक्यूमुलेशन और एसेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद एसेट डेबिट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, रीवैल्यू सरप्लस इन ओसीआई, आगे निकल गया दादा। 30 जून 2012 वाला साल है जी। ओके, इसमें रीवैल्यूएशन सरप्लस पीपीई का कितना 125 पॉजिटिव आ गया। पता नहीं टोटल तो हमने किया ही कभी नहीं, जरूरत ही कभी नहीं पड़ी, ठीक है। यहां तक को मसला। चलें आगे। नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन 63.89, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 63.89 एक्सपेंस है ये, और साल खत्म, ठीक है। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की एंट्री आ गई है ना जी, प्रॉफिट आ जाएगा, पता नहीं इतना, पैट आ गया, ठीक है जी। अब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे ये लोग, ये क्वेश्चन मार्क इधर आ गया, और ये 125, आगे कहाँ जा रहे हो, डायरेक्ट इधर आओ, इधर ऐसे ऐसे ऐसे, आगे हम लिख लेंगे तुम्हें कहाँ लिखना है, ठीक है। ये पैट 2012 और ये ओसीआई 2012, ओसीआई में क्या है, सरप्लस है, रियल सरप्लस 2012, ठीक है। कितना 125। डन। कोई रह तो नहीं कोई चीज। ओ 13 की एंट्री प्रॉफिट लॉस में होनी थी, इसीलिए छेड़ा नहीं, अब होगी चेंज इन इक्विटी के अंदर। तो स्टेटमेंट चेंज इक्विटी के अंदर जाग के बताओ, ट्रांसफर किस चीज की ट्रांसफर है, इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन की। कितनी है, बोले कितनी, 13 रीवैल्यूएशन सरप्लस हो गया डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स हो गया क्रेडिट। जी क्लोजिंग बता दें, इसका खुद निकालना है 111, ठीक है। बैलेंस शीट पहले पीपीई लिख लो, 30 जून 12 का पीपीई 511.11, 511.11। उसके बाद ये तीनों ऐसे, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, रीवैल्यूएशन सरप्लस। जागते रहना, साढ़े ते ना रहना। आगे बढ़े, इस क्लोजिंग को ओपनिंग बना लेते हैं। क्वेश्चन 111.11। उसके बाद कौन सा साल है, 13 वाला, इसमें भी रीवैल्यूएशन हो रही है रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन के अंदर क्या हो रहा है जी, लॉस आ रहा है, तो एसेट, ये तो बैलेंस शीट आइटम है, ये प्रॉफिट एंड लॉस आइटम हैं, आगे हैं, जिसमें एक ओसीआई एक प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या हुआ है, मैं एंट्री क्यों दिखाऊं, आपको तो एकदम से पता लग जाएगा, ठीक है। हम तो वर्किंग से देख के बना रहे हैं एक्सट्रैक्ट्स। तो एसेट क्रेडिट, रियल सरप्लस इन ओसीआई डेबिट। स्पीड चेक किए, फास्ट एंड फ्यूरियस। रियल सरप्लस पीपीई का आया कितना बोलो, 111.11, सारा ही गया, कबाड़ा हो गया जी टोटल, ठीक है, वो करना नहीं। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और इसका नाम हमने रखा था लॉस रीवैल्यूएशन। क्या रखा था मैंने आपको, नहीं रिवर्सल है भाई, अभी ये रीवैल्यूएशन, अभी लॉस आया है, रिवर्सल तो अगले साल होगा, अभी तो लॉस आया मेरे दोस्त, ठीक है। ओके, नेक्स्ट डेप्रीसिएशन किधर गई, ये 48.75 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट वाला ये एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया, कितना 48 अब ये एक्सपेंस की एंट्री हो गई यहाँ पे, और ये पैट आ गया हमारे पास, बेहतरीन,
पैट लाल गाड़ी पे बैठा, रिटेन्ड अर्निंग्स में आ गया, ठीक हो गया। और ओसीआई वाला आइटम अपनी नीली गाड़ी में बैठा और रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर आ गया। रिवैल्यूएशन सरप्लस वाला जो था, ये पैट कौन से साल का है? 30 जून 13 किसने लिखवाना था? मैंने इसलिए बोला किसने लिखवाना था, मैंने नहीं कहा था किसने लिखना था, मैंने कहा किसने लिखवाना था। ओके 2013 पैट आ गया, चुप कर जाओ। 2013 ओसीआई में से रिवैल्यूएशन सरप्लस का प्लस माइनस बस लिख लिया करो, प्लस माइनस वहां कर देते होते हैं जी। कितना? 111.11। और अगली बात इधर देखो, जब लॉस आ जाए तो इसकी कोई एंट्री नहीं होती, सिर्फ डेप्शन की एंट्री होती है, वो तो हमने कर दी हुई है, ठीक है। तो ट्रांसफर वगैरह कुछ हुआ नहीं, ये भी जीरो हो गया बेचारा। इतना लॉस आया कि सारे सरप्लस को खा गया। 30 जून 13 पे एसेट 341.25। कितना आसान है ना दुनिया, अकाउंटिंग की दुनिया में जीना जी। कितना ये कितना क्या है? 341.25। नेक्स्ट, ऐसे करना है नहीं, चिच नहीं, चुप कर, रहने दो कोई हाल नहीं, ऐसे करना। ये आ गया, चलो वो कोई गधे चला रहा है, कोई घोड़े चला रहा है, पता नहीं, अपने अपने काम शुरू कर दिए हैं जी। यहाँ पे क्या आ गया? जीरो। कोई जैसे कह रहे हैं ये क्या मतलब तुम लोग पट्ठे लेने जा रहे हो? पट्ठे समझते हैं? पट्ठे घास है जानवरों के लिए। चले जी, अगला साल, आखिरी साल बस। तो ये पोस्ट पे फिर रिव्यू ना चलाया करो, बस जो बात हो जाती है छोड़ दिया करो, बाद में भी शुरू रहते हो, पोस्ट मैच रिव्यू चल रहा होता है जी। 13 से 14 वाला साल, यानी कि यकम जुलाई 13 से 30 जून 14 वाला, ये 14 वाला साल है। इसमें फिर रिवैल्यूएशन हो रही है, रिवैल्यूएशन में एसेट बढ़ रहा है, बैलेंस शीट आइटम रिवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई 30 नजर आएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस भी क्रेडिट हो रहा है। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस लिखवाओ ना यार, लिखवाओ आप लोग। 30 जून 2014 ओके जी। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई पीपीई वाला क्रेडिट हो रहा है, कितना? 30, ठीक है जी। उसके बाद अच्छा अगली बात, 30 क्रेडिट हो गया रिवैल्यूएशन सरप्लस में, 8.7 क्रेडिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहां पे जाके हमने लिखा रिवैल्यूएशन गेन, हालांकि ये गेन नहीं है, ये रिवर्सल ऑफ लॉस है, पर समझने के लिए गेन लिखते हैं ताकि आसानी रहे, लिख दो कोई मसला नहीं है, ठीक है। कितना? 8 पॉइंट पॉजिटिव है, ये भी 8.75, ये भी गेन है ना। अब रिवर्सल ऑफ लॉस लिखो या गेन लिखो, बात तो सेम ही आती है, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। उसके बाद डेप्रीसिएशन डेबिट 54.2 से पॉइंट पैट, ये आ गया, ठीक हो गया। अब अपनी अपनी इन्होंने गाड़ियां निकाली, लाल गाड़ी में पैट सवार हुआ, नीली गाड़ी में सरप्लस सवार हुआ, ठीक है। डेप्रीसिएशन पे ब्रैकेट लगी हुई है, नजर नहीं आ रही तुम्हें? ये देखो जी, पैट 2014 का कितना आया है? ये आपने ओपनिंग नहीं बनाई, चलो बना लेते हैं अब बाद में। फिर ओसीआई से रिवैल्यूएशन सरप्लस 14 में कितना आया? 30, ये लो, ठीक हो गया, सही है। उसके बाद क्योंकि सरप्लस आ रहा है तो ट्रांसफर की एंट्री भी आएगी 4.29। तो ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन जी कितना है? 4.29। ये सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, ये कितना? 0, ठीक है जी। ये तो बेहतरीन, मैं खुद आंसर निकाल लेता हूँ, इतनी तेज कैलकुलेशन है मेरी, देखो ये आप बता दिया करो। 20 20
पीपीई 30 जून 14 का पीपीई 325 जारिया 71। और ये इनकी गाड़ियाँ हो रही हैं बस, ठीक है। ये ऐसे पैदल ही आ जाते हैं यहाँ से, करीब ही तो पड़े जी। मेरे ख्याल में अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उन्हें कि कल भी लगा दें इस पे दिन। उन मेरे को लगना नहीं, लेकिन अब मेरी तसल्ली होगी ना, कम से कम मेरी तसल्ली अब होगी। अब आपको समझ नहीं आया तो इंडिविजुअली पूछ सकते हैं आके, ये कॉन्सेप्ट में कोई मसला हो तो, ठीक है। छोटी कहानी की तरफ आते हैं। ये तो नॉर्मल साल है, नॉर्मल वाली डेप्रिसिएशन नजर आ रही है 50, इसलिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं नजर आ रहा आपको। लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ 12 से। 12 में हमने एसेट को रीवैल्यू किया और रीवैल्यूएशन की वजह से डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 63। क्या मतलब? रीवैल्यूएशन ऐसे की है कि एसेट बढ़ा, गेन आता है ना, एसेट बढ़ा, और एसेट बढ़ा तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ी। अब आम हालात में डेप्रिसिएशन हुआ करती थी 50, रीवैल्यू हो जाने के बाद डेप्रिसिएशन हो गई है 63, तो 13 रुपए से डेप्रिसिएशन बढ़ गई। बढ़ गई, बोलो। इसका असर पैट पे क्या पड़ा? पैट 13 रुपए से कम हो गया। ओके, सही है। अब ये पैट आ गया इधर रिटेन्ड अर्निंग्स में, और ये 125 आ गया इधर सरप्लस में। अब ये दोनों हैं हमसाए। अब ये हर वक्त इसको बातें सुना रहा है, तेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी वजह से, भाई तेरी वजह से मुझे 13 रुपए का नुकसान हुआ है। हर वक्त साथ बैठे हुए हमसाए हैं, तेरी वजह से, 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 तेरी वजह से। उसने कहा यार माफी दे दे, कितना नुकसान हुआ है? 13 का। ये पकड़ अपना नुकसान संभाल, जान छोड़ मेरी। तो हमने क्या किया, जब 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 सुनो, जब आम हालात से डेप्रिसिएशन ज्यादा हुई तो ज्यादा डेप्रिसिएशन नुकसान की बात है, तो वो उस नुकसान के से प्रॉफिट कम हुआ। अब रिटेन अर्निंग में वो कम प्रॉफिट आया, उसने अपने हमसाए को बातें सुनाना शुरू कर दी, तो उसने तंग आगे कहा ले जाओ। सही है, आगे बढ़ते हैं। 13 वाला साल आया। 13 वाले साल में हमने एसेट को फिर रीवैल्यू किया, और रीवैल्यू ऐसे किया कि डेप्रिसिएशन आ गई 48, यानी कम हुआ होगा ना, है कम हुआ होगा, डिक्रीमेंटल जिसको कह रहे हैं। अब देखो हालात क्या है, आम हालात में डेप्रिसिएशन होनी थी 50, रीवैल्यूएशन डाउनवर्ड हुई जिस वजह से डेप्रिसिएशन हो गई 48, तो डेप्रिसिएशन कम हो गई। बोलो, डेप्रिसिएशन कम हो गई। अब ये कम डेप्रिसिएशन का असर प्रॉफिट पे क्या पड़ा? प्रॉफिट बढ़ गया। अब ये बढ़ा हुआ प्रॉफिट आ गया इधर, ठीक है। अब ये वाला प्रॉफिट इसी को ही सुना रहा है 10, तेरी वजह से मुझे ये खुशी आई है। हालांकि बात भी खुशी की है कि तेरी वजह से मुझे ये खुशी आई है। तू लॉस आया, ये तो नुकसान था ही, लेकिन एक खुशी भी आ गई। अब मुझे बताओ, ये तो घर की बात है कि नहीं? ये विद इन प्रॉफिट एंड लॉस है कि नहीं? दोनों, ये भी विद इन प्रॉफिट एंड लॉस है, ये भी विद इन प्रॉफिट एंड लॉस है। यहां पे क्या मसला था? ज्यादा डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस से पड़ी है, और उसकी वजह आउटसाइड प्रॉफिट एंड लॉस पड़ी है। नुकसान की बात प्रॉफिट एंड लॉस में, वजह है नुकसान आउटसाइड प्रॉफिट एंड लॉस में। तो जब यहां पे आए, इसने बातें सुनाई, इसने ट्रांसफर कर दिया। यहां पे देखो, वजह फायदा प्रॉफिट एंड लॉस में, और फायदा भी प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इसलिए हमने कहा था क्या जरूरत है, रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ाओ, रिटेन्ड अर्निंग्स कम करो। यानी रिटेन्ड अर्निंग्स में ये पैट जो है, ये अपने ही फिगर को कह रहा है, भाई जब तेरी वजह से फायदा हुआ है, तो हम कहते हैं ठीक है, इसको बढ़ा के इसको कम करना, तो कुछ ना करो, ठीक है। तो आम हालात से जब भी डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी, तो वजह देखो, नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस से पड़ा है, और वजह नुकसान आउटसाइड प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा है। ओसीआई आउटसाइड प्रॉफिट एंड लॉस था, और बोलो नुकसान इनसाइड प्रॉफिट एंड लॉस, और वजह नुकसान आउटसाइड प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसलिए एंट्री हुई। यहां देखो, फायदा हुआ है ना, डेप्रिसिएशन कम हुई है, तो बोलो, तो फायदा कहां पड़ा है? इनसाइड प्रॉफिट एंड लॉस, और वजह फायदा इनसाइड। तो फिर जब दोनों एक जगह के ही हैं, तो एक को बढ़ा के को कम करने की कोई जरूरत नहीं थी। आगे आए, रिवैल्यूएशन होने पर डेप्रिसिएशन कितनी हो गई है? 54। कितनी हो गई है? 54। आम हालात में कितनी होती थी? 50। तो इंक्रीमेंटल आ गई, इसलिए मैंने कहा था इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हो तो एंट्री होती है। तो ये आम हालात से ज्यादा डेप्रिसिएशन हो गई। अब ये ज्यादा डेप्रिसिएशन की वजह से नुकसान आ गया प्रॉफिट को। तो बोलो, अब नुकसान कहां पड़ा है? इनसाइड प्रॉफिट एंड लॉस, वजह नुकसान आउटसाइड। जब ये इधर आएगा तो फिर वही बात, तेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी वजह से। वो कहेगा यार फट यार, चल जा निकल, तेरी मेहरबानी, सिर ना खा।
हुण ना गल करी। तो इसका मतलब अगर आम हालात से ज़्यादा डेप्रीसिएशन है, आम हालात से ज़्यादा डेप्रीसिएशन है जिसको इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कहते हैं, तो फिर ट्रांसफ़र की एंट्री होगी। और अगर आम हालात से कम डेप्रिसिएशन है, डिक्रीमेंटल ऐसे जिसका आज नाम दिया है, तो फिर ट्रांसफ़र की कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नुकसान और वजह नुकसान, सॉरी नफ़ा और वजह नफ़ा दोनों इनसाइड प्रॉफिट एंड लॉस हैं। यहां पे नुकसान हुआ था, नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस में था, वजह नुकसान आउटसाइड, नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस था, वजह नुकसान आउटसाइड। तो फिर ये जो आउटसाइड वाला अलग गया था, प्रॉफिट एंड लॉस अलग आया था, अब इनकी एडजस्टमेंट फिर हमने कर ली। ठीक है, ओके। तो होपफुली आपको थोड़ा कंफर्टेबल अब फील हुआ होगा। अच्छा जी, अब होमवर्क की बात कर लें। असल बात तो अब आई है भाई, ये ना मैंने बहुत सख्ती से कल चेक करने हैं होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में पहले से था, अभी भी है, अब थोड़ा सा लेवल आपका और बढ़ गया है। अब आप गलती ना करिएगा। पास पेपर का जो क्वेश्चन 1 है, इसमें वाहिद ये मसला था, वो कहता है हमने शेयर्स इश्यू किए हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 120। कुछ बच्चों ने समझा एट अ प्राइस ऑफ 120 है। ये कितने ने इसको कैश ले लिया था कि ये शेयर्स, हाँ ये गलती थी ना। वो क्या कह रहा है, फेस वैल्यू तो 100 रुपए दी हुई है, 100 वाला शेयर उसने 120 का नहीं बेचा। वो कह रहा है WR इशूड राइट शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ, क्या मतलब 100 वाला शेयर 120 के प्रीमियम पे बेचा, तो बेचा 220 का। फिर अगर मैं एक शेयर की एंट्री करूं तो वो ये बनती है, शेयर कैश डेबिट 220, शेयर कैपिटल 100, शेयर प्रीमियम 120। उसने प्रीमियम की फिगर दी हुई थी, इससे धोखा लगा, वरना इस सवाल में कोई जान नहीं थी। खैर ये सवाल भी आपने देखना है, कंप्लीट करना है जी। 6 महीने वो कह रहा है इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर होता है विद हाफ ईयरली अकाउंट्स। मैंने यही बताया था कि नॉर्मली 10 बार ही आ जाए साल में, लेकिन नॉर्मली मैंने कहा था ये नॉर्मली ईयर एंड, हाफ ईयर एंड, 6 महीने एंड होने के बाद अनाउंस किया जाता है। लेकिन मैंने कहा था पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, पर नॉर्मल प्रैक्टिस ये होती है ऑर्गेनाइजेशंस की कि इंटरिम डिविडेंड हाफ ईयरली अकाउंट्स क्लोज होने के बाद 6 महीने के बाद वो अनाउंस कर देते हो। तो यही बात लिखी थी, कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं थी। मसला क्या इसमें कल देख लेंगे, सवाल मैंने जाहिर करवाने हैं, जब तक मैंने खुद नहीं करवाने मैंने तो नहीं जान छोड़नी। लेकिन कल होमवर्क चेक होगा बहुत सख्ती से, आड़े हाथों लिया जाएगा सारे कल्प्रेट्स को। कल करार वाकई सजा दी जाएगी। चुप कर जाए 1 मिनट। क्वेश्चन बैंक का 2 होमवर्क में था, इस क्वेश्चन में कोई मसला नजर नहीं आया मुझे। क्वेश्चन बैंक 3 अब आपका होमवर्क हो गया है, तो आपके टोटल होमवर्क हो गए कितने? प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, पास पेपर 1 और 2, और क्वेश्चन बैंक 2 और 3। लेकिन पास पेपर के 2 में थोड़ा सा मसला है जी 5 नहीं है बेटा, 5 नहीं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, पास पेपर 1, पास पेपर 2 और क्वेश्चन बैंक 2, ये तो पुराने हैं, ये तो हो गए ना। अब नया कौन सा है? क्वेश्चन बैंक 3। तो मैंने एक ही होमवर्क दिया है, ये तो आपने अगर छोड़ा हुआ था तो ये आप तो चपेट आपको लगनी चाहिए, ये पूरे हाथ वाली। मैंने हाथ नहीं बनाया, मैंने 4 कल दिए थे, 1 आज दे रहा हूं। मैं तो यस करना चाह रहा था, लेकिन आप लोगों ने ये 4 छोड़ के ये पूरा हाथ बनाया। ओ यार चलो 2 हो गए, माफ कर दो, 2 तो होने चाहिए थे ना, 1 से तो वैसे ही। अच्छा सुनो, इस सवाल के अंदर बस यहां थोड़ा सा मसला ये हुआ है कि आपको ना सोल्यूशन देखना नहीं चाहिए फिलहाल, आपको खुद से कोशिश करनी चाहिए, रिवैल्यूएशन कीजिएगा जैसे वर्किंग सिखाई हुई है। अब इंशाल्लाह आप कर लेंगे इसको, इंशाल्लाह कल करेंगे बात इसके ऊपर। अल्लाह हाफिज़।